दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अब बिहार चुनाव के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्ष की इस देश में वापसी होगी? क्या विपक्ष के साथ जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की जो लोकतंत्र की जिजीविषा होती है, क्या लोकतंत्र इस देश में विपक्ष को बचाने में कामयाब होगा या विपक्ष इस देश में लोकतंत्र को बचाने में कम कामयाब होगा? ये दोनों ही सवाल जब एक ही बिंदु पर आकर खड़े हो जाए, तब कई सारे दूसरे महत्वपूर्ण पहलू और ज्यादा महत्वपूर्ण होकर सामने आ जाते हैं। इस देश ने 2014 में तकरीबन 3 दशकों के बाद एक दलीय व्यवस्था का आगाज देखा था। एक ऐसा आगाज जिसमें बहुमत तो बेहद साधारण था। इतना साधारण 282 सीटें, जितना साधारण बहुमत लाने के बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अंदर ही सत्ता से हटाने की कोशिशें 1967 में शुरू हो गई थी। लेकिन स्पष्ट बहुमत, साधारण ही सही लेकिन स्पष्ट तो था। अब उस स्पष्ट यानी क्लियर मेजोरिटी के बाद जिस तरह से अधिनायकवाद को नए स्वरूप में देखने की प्रक्रिया उसके उभरते हुए लक्षणों के रूप में सामने दिखाई देने लगी, अधिनायकवाद का जो लक्षण दिखाई देने लगा, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी डिरेल नजर आया। उस वक्त विपक्ष ये लग रहा था कि शायद सत्ता पक्ष से मुद्दों के आधार पर लड़ने की बजाय बिल्कुल दूसरे तरह के पॉलिटिकल थिएट्रिक्स में यानी राजनीतिक ड्रामेबाजी में फंसता जा रहा है। लेकिन 2024 आते आते सत्ता पक्ष का ग्राफ भी गिरा। गुजरात मॉडल को जो पूरे देश में बेचा गया था वो भी कमजोर पड़ा। हकीकत और फसाने लोगों ने बहुत करीब से देख लिए और नतीजा ये हुआ कि 2024 में इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा संगठित विपक्ष प्री पोल अलायंस इस देश की जनता ने जिता कर दिया। जैसे सबसे बड़ा जनादेश 1984 में 414 सीटों के साथ दिया था, वैसे ही सबसे बड़ा संगठित विपक्ष इस देश की जनता ने 2024 में दिया। लेकिन क्या विपक्ष उस जनादेश का फायदा उठा पाया? वो जनादेश दरअसल केंद्र में वैकल्पिक सरकार खुद बनाने या खुद नहीं बना सकने की स्थिति में वैकल्पिक सरकार बनवा देने के लिए था। लेकिन न तो विपक्ष वैकल्पिक सरकार बना पाया और न ही विपक्ष वैकल्पिक सरकार बनवाने की पहल कर पाया। आखिर चंद्रबाबू नायडू मजबूरीवश क्यों एनडीए के साथ टिके हुए हैं? क्योंकि विपक्ष से उनके पास ऑफर नहीं है। आखिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की नीति और उसके इरादे को कि वो बिहार पर कब्जा करना चाहती है, उनके हाथ से आने वाले समय में सत्ता छीन सकती है, ये जानते हुए भी क्यों टिके हुए हैं? इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर नहीं है। और आखिर एकनाथ शिंदे तमाम नाराजगी मुख्यमंत्री पद जाने के बावजूद स्थानीय चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी से सहमति के बिंदु पर पहुंचने के बावजूद एनडीए के साथ क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से साथी हाथ बढ़ाना जैसी कोई मानसिकता अब तक दिखाई नहीं दी है। याद कीजिए उस दौर को, जब हम लोग पुराने आर्काइव्स को पलटते हैं तो उस आर्काइव्स में दिखता क्या है। 1979 के दौर में आपको लेकर वापस चलते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था, 78-79 का दौर, और चौधरी चरण सिंह के घर पर गुलदस्ता लेकर पहुंचने वालों में इंदिरा गांधी के बेहद करीबी भीष्म नारायण सिंह थे। सब चौंक गए थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वो एक ऐसी सियासत की इबारत लिखी जा रही थी जिसमें जनता पार्टी के अंतर विरोधों को इस देश के सामने जनादेश की मखौल उड़ाने की प्रक्रिया के तहत दिखाने की एक प्रक्रिया की शुरुआत होनी थी। और वो दिखाया भी गया। मिड टर्म पोल भी हुआ और मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी भी हुई। लेकिन क्या आज का विपक्ष इसके लिए तैयार है? बिहार चुनाव का जिक्र हो रहा है कि बिहार में विपक्ष को बहुत बड़ी हार मिली है। जी नहीं, मैं लगातार इस प्लेटफॉर्म पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर दूसरे चैनलों पर बैठ के भी इस बात को कहता था कि 140 सीटों से नीचे तो एनडीए को आने का सवाल ही नहीं है। 150 के आसपास सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही है। मैं लगातार यह भी कह रहा था कि जनता दल यूनाइटेड 70 पार जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जो लोगों को दिखा रहे थे कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आज यदि 150 सीटें भी आती, 140 सीटों के साथ भी एनडीए की सरकार बनती, तब भी आज हम यही विश्लेषण कर रहे होते कि आखिर महागठबंधन से चूक कहां हुई। सबको आश्चर्य हो रहा है कि पिछली बार तेजस्वी यादव 2020 में सत्ता के करीब पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे?
क्योंकि महागठबंधन में उन्हें 37.1% के करीब वोट मिले थे। इस बार उन्हें 37.6% से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी पिछली बार से लगभग आधे फीसदी ज्यादा वोट। बावजूद तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आए, बावजूद महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली। क्यों मिली? वोट चोरी और दूसरे इल्जाम अपनी जगह है। अगर उस इल्जाम में दम नहीं भी है, दम है भी थोड़ा, तब भी 150 सीटें तो एनडीए के पास है ही। और उन मुद्दों से निपटने के लिए विपक्ष अपनी तरफ से लगातार सड़क पर धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। सवाल दरअसल यह है कि विपक्ष हार को जीत में बदलना कब सीखेगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से बड़ी शानदार बैटिंग की थी, बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया था, वो बिहार में क्यों नहीं हो पाया विधानसभा चुनाव में? इसके पीछे कारण है, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है। पहली बात, कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अपर कास्ट का है, अगड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा वहां जाति जनगणना, पीडीए, पिछड़ावाद, तमाम मुद्दे, संविधान बचाओ, ये मजबूती से चल सकता है। वो अगड़े वर्ग के भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी के नहीं है, अलायंस पार्टनर के हैं। वो अगड़े वर्ग के नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ न तो किसी कॉरपोरेट को जोड़ा जा सकता है, न किसी भ्रष्टाचार को व्यक्तिगत तौर पर जोड़ा जा सकता है, न सांप्रदायिकता को जोड़ा जा सकता है, बल्कि बिहार के न ही परिवारवाद को जोड़ा जा सकता है। तो कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री की जो छवि है, वो उलटने पलटने वाली प्रक्रिया को यदि अपवाद रख दे, तो बिहार के मुख्यमंत्री की छवि, चाहे भाजपा के नेता हो या महागठबंधन के बिहार में नेता हो, किसी भी नेता के ऊपर 21 साबित होती हुई दिखाई देती है। यही एक बड़ा कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार चाहे इस गठबंधन से चुनाव लड़े या उस गठबंधन से चुनाव लड़े, जिधर जाते हैं उधर विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। यही बिहार में हुआ है। जितने वोट चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मिले थे, अलग अलग चुनाव लड़कर वो एनडीए के फोल्ड में वापस आ गए। और उसके अलावा भी जो 2-2.5% वोट बढ़े हैं, वो 10,000 रुपए 2-2.5% वोट तो बढ़ा ही देंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि जो 10,000 रुपए का असर सबसे ज्यादा बहुसंख्यक ईबीसी, बहुसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग पर होता है, वो 10,000 स्कीम उत्तर प्रदेश में वैसे ही 10% छोटी हो जाती है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग 25 से 26% है, बहुसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग 16-17% से ज्यादा नहीं है, 16% से ज्यादा नहीं है। हालांकि वहां जाति गणना हुई नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आंकड़ा यही है। भाजपा को यह बखूबी पता है कि डोमिनेंट ओबीसी वर्ग के बीच जो नजदीकियां लोकसभा चुनाव में दिखी, कुर्मी समाज, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं बिहार में, जब वो इंडिया गठबंधन में थे, उनके फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी थी, यूपी के फूलपुर से। वो उनका समाज अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव में खड़ा था। और जब अखिलेश यादव के साथ खड़ा था, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था कि प्रभुत्वशाली ओबीसी वर्ग के बीच अब यादव बनाम गैर यादव की पॉलिटिकल बाइनरी नहीं चलेगी। इसलिए भी नहीं चलेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई अगड़े वर्ग का व्यक्ति बैठा है। बिहार में दलित समुदाय के बीच जातियों के आधार पर नेता हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग पर अभी भी संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का थॉट प्रोसेस, उनके विचार, ये तमाम राजनीतिक पहलुओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। मोटे तौर पर कहें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3-4 दशक पहले दलितों को कांसीराम ने जगा दिया। बिहार के अंदर जगाने की प्रक्रिया न तो जगजीवन राम ने की और न ही रामविलास पासवान ने की। और आज के दलित नेताओं की बात करें तो जातियों के नाम पर आज शपथ ग्रहण में आपने देखा होगा कैसे परिवारवादी पार्टियां सामने दिखाई दे रही थी। क्या दलित नेता, क्या ओबीसी नेता, क्या सवर्ण नेता, हर यही करते हुए दिखाई दे रहे थे। हर राजनीतिक दल का हर नेता परिवारवाद की रोटी सेकने में दिखाई दे रहा था। तो विपक्ष के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस की बात है, वो स्पेस बनता है उत्तर प्रदेश और बिहार से। वो स्पेस बनता है उन राज्यों से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम कांग्रेस को हरा रही है। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में टक्कर तो हो रही है, बहुत जबरदस्त टक्कर हो रही है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस बनाम भाजपा की सीधी लड़ाई नहीं है। यहां कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल है उनके साथ मिलकर साझा लड़ाई है और ड्राइवर सीट पर कांग्रेस नहीं है।
लेकिन जिन राज्यों में ड्राइवर सीट पर कांग्रेस है, वहां विधानसभा चुनाव में यदि गलती से कांग्रेस की सरकार बन भी गई, फिर लोकसभा चुनाव तब भी भाजपा के पक्ष में क्यों हो जाता है? चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो या छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक का भी जिक्र यदि हम करें, तो नरेंद्र मोदी के दौर में कर्नाटक लोकसभा सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति में दिक्कत है। कहीं ना कहीं बिहार के मामले में तेजस्वी यादव उस बदले हुए बिहार को 1990-95 के चश्मे से जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है। 30 सालों में उदारीकरण के बाद, मंडलीकरण के बाद, मोटे तौर पर कहें तो मंडलीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ चलने के बाद जिस तरह से समाज में सोच के स्तर पर बदलाव आया, उस बदलाव के दौर में बदलाव चाहने वाले वोटर को विकल्प नहीं मिल रहा, लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले गठबंधन के साथ रहने पर अभिशप्त जान पड़ता है। वरना आज की तारीख में बिहार के मैंडेट का, बिहार के जनादेश का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य बिहार के जनाधार का, बिहार के जनादेश का यही है कि बिहार में अब अल्पसंख्यक समुदाय MY समीकरण के बूते भारतीय जनता पार्टी को रोकने की मानसिकता से ऊपर उठ रहा है। उसका भरोसा MY समीकरण से उठ गया है, क्योंकि सिर्फ इसके बूते बीजेपी को बिहार में रोक दिया जाएगा, ये अल्पसंख्यक समझ चुका है। तभी अल्पसंख्यक वोटरों का ठीक ठाक वोट जेडीयू वाली सीटों पर नीतीश कुमार को भी मिला, तभी वो पिछली बार की तरह 43 पर नहीं बल्कि 85 पर पहुंचे। क्योंकि माइनॉरिटी को साफ साफ दिख रहा था कि जब एनडीए जीत ही रहा है तो बीजेपी को ज्यादा आगे क्यों बढ़ने दिया जाए, नीतीश कुमार को भी आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि सत्ता की रस्साकसी की होड़ में नीतीश कुमार भाजपा को दबाए तो रखें। तो मोटे तौर पर अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका है कि MY समीकरण से भाजपा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा सबसे बड़ा सत्य जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, वो ये है कि बिहार का अपर कास्ट, बिहार का सवर्ण समाज अब इस बात को समझ चुका है कि चाहे वो जितना भी सर पीट ले, लालू यादव और नीतीश कुमार के चंगुल से बिहार की राजनीति को बाहर नहीं निकाल सकता। उत्तर प्रदेश में यही मानसिकता घर कर गई थी कई सारे सामाजिक समूहों में कि भाजपा को हराया नहीं जा सकता। हराया गया, लोकसभा चुनाव में हराया गया। उत्तर प्रदेश में 15 साल पहले यही मानसिकता घर कर गई थी बीजेपी के साथ जो सामाजिक समूह जुड़े हैं उनमें कि उत्तर प्रदेश को सपा बसपा के चंगुल से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी की आंधी में, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो कांग्रेस हराव की मानसिकता देश के अंदर बनी, उस मानसिकता में भाजपा, बसपा और सपा के चंगुल से उत्तर प्रदेश की राजनीति को निकालने का मिशन बीजेपी के हाथों पूरा हुआ। अब इस मिशन को कि बीजेपी के हाथ से हिंदी पट्टी की राजनीति कैसे निकले, समाज के ऊपर से हिंदुत्व का हैंगओवर जब खत्म हो चुका है, तब भी वह किसी 10,000 स्कीम के बदले हिंदुत्व के हैंगओवर को चलाए रखने के लिए येन केन प्रकार मजबूर ना हो। ये एजेंडा अब राहुल गांधी को तय करना होगा, ये एजेंडा अब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को तय करना होगा। बंगाल का चुनाव सामने है और सभी जानते हैं कि बंगाल के चुनाव में 2019 और 21 जैसी परिस्थितियां नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब इस बार, कम से कम इस बार बंगाल में एक टूटे हुए मनोबल के साथ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का सामाजिक ताना बाना बिखर चुका है। और सामाजिक ताना बाना जब बिखर चुका है तो जो नया खेल सर के नाम पर शुरू हुआ है, वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ खेल, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पहचान के डॉक्यूमेंट के तौर पर मानने का आदेश दे दिया, उस दिन बंगाल में अपने आप ये निष्प्रभावी हो गया। इस खेल से किसी भी तरह के पोलराइजेशन की गुंजाइश न बीजेपी बना सकती है और न ही तृणमूल कांग्रेस बनने दे सकती है। सवाल यह है कि बीजेपी आई तो कैसे आई। यह सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिहार में जनता दल की पार्टियां इतनी मजबूत हुई तो कैसे हुई कि 3.5 दशक से राज कर रही है। 90 से 2025 हो गया लेकिन राज जनता दल परिवार ही कर रहा है। कैसे परिस्थिति बनी, तो जरा बीजेपी कैसे आई पहले उसकी चर्चा करते हैं। बीजेपी आगे बढ़ी उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी
इस देश के अंदर कांग्रेस के एक बहुत बड़े वोट बैंक के सामने जो निराशा की स्थिति कांग्रेस के कमजोर पड़ने से बढ़ी, उसमें अपना स्पेस ढूंढती चली गई। वही स्पेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राज्य के इलेक्शन में अपने लिए ढूंढा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी उस स्पेस पर पहुंचने की बजाय कहीं ना कहीं एक अलग तरह के नैरेटिव में चलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर कितने चुनावी सभा तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए की? फ्रेंडली फाइट की नौबत कई सारी सीटों पर क्यों आने दी गई? आखिरी समय तक कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, इसको लेकर माहौल गर्म करने की क्या जरूरत थी? हालांकि ये सब नहीं होता तब भी सरकार तेजस्वी यादव की नहीं बनती, क्योंकि भाजपा और नीतीश कुमार का सोशल कोalition मजबूत था। बिल्कुल वैसे ही जैसे नीतीश कुमार और महागठबंधन का सोशल कोalition 2015 में मजबूत था। राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती है। अब कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलग लड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता। जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से अलग विधानसभा चुनाव लड़ने की अखिलेश यादव सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी ही दरअसल वो पार्टी है जो दलितों के एक बड़े हिस्से को यह भरोसा दिलाती है कि बसपा और मायावती की पार्टी के कमजोर पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उसका कोई खैर ख्वाह है, और समाजवादी पार्टी के साथ दलितों के एक ठीक ठाक सेक्शन को, वो 5% हो 10% हो, उत्तर प्रदेश की 20% की दलित आबादी में 1/3 हो या आधा हो, उसको जोड़े रखने में लोकसभा चुनाव में जो कैटलिस्ट का काम, जो उत्प्रेरक का काम कांग्रेस ने किया था, वो विधानसभा चुनाव में भी कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस और राहुल गांधी, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे की जरूरत अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव कांग्रेस से अलायंस तोड़ देंगे, इसकी गुंजाइश न के बराबर है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या राहुल गांधी आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जिसमें सियासत के उस रवैये को नहीं पहचान पा रहे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज करती जा रही है। बहुत अच्छी स्थिति में ना होने के बावजूद, चुनावी हिंदुत्व का ग्राफ गिरने के बावजूद मजबूती दर्ज करती जा रही है। पहली बात तो यह है कि सामाजिक विमर्श के बदलते स्तर को पकड़ नहीं पा रही है। दूसरी बात यह है कि लीडरशिप के लेवल पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हो पा रही है। तेजस्वी यादव बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तब फोन पर सभाओं को संबोधित कर रहे थे। वहीं नीतीश कुमार बाई रोड कार से 250 किलोमीटर जाकर बारिश के मौसम में सभाओं को संबोधित कर रहे थे। यह फर्क है 40 साल के तेजस्वी यादव और 75 साल के नीतीश कुमार में। आज मैंने देखा अमित शाह से कोई कितना भी सहमत हो या असहमत हो, वो भाजपा के अध्यक्ष नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद वो गुजरात के भावनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। क्या इस लेवल की मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या इस लेवल की मेहनत उन्हें करने दी जा रही है? एक बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है कि नॉर्थ के मिजाज को, उत्तर भारत के मिजाज को नहीं समझने वाले लोग उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी बना दिए जाते हैं, और समझने वाले लोगों को फिर कोई पूछता नहीं है। ठीक इसी तरह से मैंने देखा कि केरल में कुछ सालों पहले तक तारिक अनवर प्रभारी थे, बिहार से आने वाले तारिक अनवर। अब तारिक अनवर केरल जाकर क्या करेंगे? अब इसके उलट जाकर बिहार में आप जाकर के देखें, प्रभारी भारतीय जनता पार्टी किसे बनाती है? दूसरे राज्य से ही लाए जाते हैं। कभी भूपेंद्र यादव होते हैं तो कभी धर्मेंद्र प्रधान होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान बिहार की सियासत में लंबे समय से जमे रहे, वो बिहार से राज्यसभा भी पहले जा चुके हैं, भले ही उड़ीसा के हैं। भूपेंद्र यादव उत्तर भारत की राजनीति को समझते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भेजे गए तो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की राजनीति को समझते थे। तो बिना उत्तर भारत की राजनीति को समझे उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो कवायद होगी, वो कवायद एक तरफ अलायंस के बीच कंफ्यूजन पैदा करेगी और दूसरी तरफ पार्टी की चुनावी संभावनाओं को कमजोर करेगी। वही अलायंस पार्टनर की जो बात है, उसमें मुकेश सहनी जैसे अलायंस पार्टनर है, वो क्या कर रहे हैं? किसी भी हालत में उप मुख्यमंत्री चाहिए। क्या आज उप मुख्यमंत्री बन गए वो? क्या आज गांधी मैदान में मुकेश सहनी शपथ ले रहे थे उप मुख्यमंत्री की? जिस ढंग का रायता फैलाया गया कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे तभी अलायंस होगा, तभी अलायंस में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होगा, जब डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित होंगे,
पूरे बिहार में इसका क्या मैसेज गया, ये सबने देखा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सीएम कैंडिडेट को लेकर जिस प्रकार की बातें की गई, वो सबने देखा है। और अब लालू परिवार में चाहे रोहिणी आचार्य हो या संजय यादव को लेकर जो विवाद चल रहा हो, वो अपनी जगह हार के बाद उन परिस्थितियों को नए सिरे से तय कर रही है। तो दरअसल चुनाव एक ऐसी चीज है कि उन चुनाव के इर्द गिर्द यदि सियासत को हम देखने चले तो विपक्ष के पास कहीं ना कहीं नैरेटिव की कमी नहीं है, नैरेटिव को पकड़ने की कमी जरूर दिखाई देती है। आज की तारीख में कोई यह नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी के लिए 2014 जैसी परिस्थितियां थी। आज की तारीख में कोई यह नहीं कह सकता कि 2019 में राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व को एक साथ जोड़कर पुलवामा और बालाकोट के परिस्थितियों को बिहार चुनाव में या देश के चुनाव में एक तरह से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज न तो चुनावी हिंदुत्व चल रहा है और न ही कोई वैसा राष्ट्रवाद चल रहा है। हिंदुत्व और चुनावी राष्ट्रवाद, चुनावी हिंदुत्व और चुनावी राष्ट्रवाद की अनुपस्थिति में यदि विपक्ष चुनाव हार रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में गलती है। संगठन के लेवल पे कांग्रेस पार्टी कहां है बिहार में, कहां है उत्तर प्रदेश में, बड़ा सवाल है। संगठन के लेवल पे बहुत मजबूत होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल कहां है बिहार के चुनाव में। न्यूज 24 में काम करते हैं राजीव रंजन सिंह। माहौल क्या है के नाम से अपना जनता के बीच में अपना शो करते हैं, वहां से फीडबैक लेते हैं। बड़ा चर्चित शो है। राजीव रंजन सिंह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे तेजस्वी यादव की कई रैलियों को उन्होंने कवर किया, तो तेजस्वी यादव की रैलियों में आने वाली भीड़ जिस आक्रामक अंदाज में सामने आ रही थी, वो आक्रामक अंदाज यदि 6000 वोटर जोड़ रहा था तो 10,000 वोटर को दूसरी तरफ कंसोलिडेट भी कर रहा था। यानी उसका काउंटर रिएक्शन भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि राजनीतिक प्रतिक्रिया में 10,000 वोट छिटक भी रहे थे। यही स्थिति यूपी के विधानसभा चुनाव में 2022 में दिखाई दे रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव आते आते इन परिस्थितियों पर काबू किया। क्या लगातार चुनावी हार के बावजूद तेजस्वी यादव इसको कंट्रोल करने की दिशा में कुछ काम कर रहे थे? बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ कोई तालमेल बनाए रखा गया? बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को तो बढ़ना ही था और यह उसी दिन तय हो गया था जिस दिन बंगाल में 2011 में वाम मोर्चे की सत्ता गई थी। वाम मोर्चा जब तक इस देश में 50-60 लोकसभा सीटें जीतकर सांसद उतने दिल्ली भेजने की स्थिति में था, तब तक दक्षिण पंथ को एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो दक्षिण पंथी ताकतों को एक प्रतिरोध मिल रहा था। सरपट दौड़ने का मौका नहीं था। 2001 में वामपंथी दलों की दल कमजोर हुए, बंगाल की सत्ता उनके हाथ से छूटी और उसके बाद जो परिस्थिति बनी वो यही बनी कि आज 5-10 सीटों के भी लाले जब लोकसभा चुनाव में वाम दलों को है, लेफ्ट पार्टियों को, तो कोई काउंटर नैरेटिव जो यूनिवर्सिटी से लेकर चाय पान की दुकानों पर भी लोगों के बीच में लेफ्ट बनाम राइट की परिस्थितियां बनी रहती थी, उन परिस्थितियों का खत्म हो जाना और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह के हालात नहीं बनाना कि वो उस हालात में वो दक्षिणपंथी धारा को रोक सके, इस हालत की तरफ इस देश को लेकर चला गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिना किसी अतिरिक्त मेहनत या प्रयास के सत्ता में लगातार बनी हुई है। लोकतंत्र में भाजपा सत्ता में बनी रहे, किसी को गुरेज नहीं है। लोकतंत्र में कांग्रेस सत्ता में बनी रही थी या आगे बनी रहे, किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में विमर्श से विपक्ष गायब हो जाए, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं संसद का महत्व कम हो जाए और एक नेता, एक व्यक्ति का महत्व बढ़ जाए, ये एक बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है जो इस देश के अंदर दिख रहा है। आज कितने बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, संसद के अंदर सांसदों को जिन्हें आप और हम जिताकर भेजते हैं, क्या सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है? क्या देश चलाने की प्रक्रिया में उनसे सलाह ली जा रही है, या वो मूक दर्शक बनकर सैलरी उठा रहे हैं और ट्रेन और फ्लाइट में जो मुफ्त में मिलता है उस पर चलने के लिए और सांसद फंड की निधि का इस्तेमाल करने पर छोड़ दिए गए? आज की तारीख में इस देश के अंदर सांसदों से ज्यादा बेरोजगार कोई नहीं है। और जिस देश में सांसद बेरोजगार हो जाए, जिस देश में सांसदों से कोई काम न लिया जाए, वहां संसदीय लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये बात जनता के बीच जब तक नहीं जाएगी, तब तक बीजेपी का काउंटर नैरेटिव तैयार करने में एक नहीं 50 राहुल गांधी आ जाए,
50 अखिलेश यादव आ जाए, 50 उद्धव ठाकरे या शरद पवार आ जाए, 50 तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्या विपक्ष इसके लिए तैयारी कर रहा है? बड़ा सवाल है। और देखते जाइए इन सवालों के इर्द गिर्द इस देश की सियासत व्यक्तिवाद के हैंगओवर में कब तक झूमती रहती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।